नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सर्वोदय अकादमी के YouTube चैनल पर। मित्रों, मुझे आप सभी को बताते हुए अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि हमारे साथ में जो टॉपर्स 2018 पुलिस भर्ती परीक्षा के इस तरफ नगेंद्र सिंह जिन्होंने पहली रैंक अर्जित की और इस तरफ कर्णिपाल सिंह जिन्होंने दूसरी रैंक अर्जित की, उनके सानिध्य के माध्यम से आज की हम चर्चाएं प्रारंभ करना चाहेंगे। पहले तो मैं स्वागत करता हूं आपका भी और बना आपका भी। इस मंच के माध्यम से मैं पूरी टीम को बताना चाहूँगा कि इन युवाओं ने जिस तरह से अपने सपनों को लक्ष्य के माध्यम से साकार किया, आप इनसे कई सारी बातें सीख सकते हैं और हम आज आपके प्रश्नों के माध्यम से ही इन युवाओं से, इन टॉपर्स से चर्चाएं करेंगे। पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा कि जो आप इस कम उम्र के अंदर जो ये सफलता का परचम आपने लहराया है, पूरे इस क्षेत्र में आपने जो पहली रैंक अर्जित की है, आप कैसे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट हुए और आपके मन में ये पुलिस में ही जाने का सपना कैसे आया, उसके बारे में अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बताइएगा प्लीज़। जय हिंद दोस्तों, मैं नागेंद्र सिंह राव 2018 बैच में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है मैंने। मेरे गांव में आज़ादी से कोई इस सर्विस में नहीं था, राजस्थान पुलिस में नहीं था, तो मेरा सपना था कि मैं जाऊं, गांव का नाम रोशन करूं, जो पहला बंदा हो जो इस सर्विस में आऊं। और मैंने उसके लिए 2016 में पहले बार एग्ज़ाम दिया था 12th के बाद। वहाँ जब डूंगरपुर में सीटें नहीं तो प्रतापगढ़ से भरा था मैंने, तो वहाँ मैं 1 नंबर से रह गया था। फिर भी मैंने जीत थी, जुनून था, जाने का सपना पूरा करना था, मेरा ड्रीम था कि वर्दी पहनूँ मैं खाकी के लिए। तो फिर मैंने वापस शुरू की, तैयारी छोड़ी नहीं और फिर मेहनत की और दूसरों से मार्गदर्शन लिए, जो एक्सपीरियंस बंदे थे जो इस सर्विस में थे, उनकी हेल्प से, मेरी तैयारी से, आपके विश्वास से फर्स्ट रैंक हासिल की। एक नंबर से रह गया था लेकिन 1 नंबर पे आया वापस। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा कि पहले ये 1 नंबर से रहे थे और फिर वापस पहले नंबर पर आए। ये इनकी बात मेरे दिल को छू गई है। एक बार फिर मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ पूरे सर्वोदय अकादमी की तरफ से। यही प्रश्न मैं सेकंड रैंक होल्डर से भी पूछना चाहूँगा कि इस छोटे से मासूमियत की उम्र के अंदर जब स्टूडेंट्स मतलब अपने सही और गलत के बारे में भी नहीं सोच सकते और उस समय आपने इस कठिन जॉब को, जो पुलिस टफेस्ट जॉब माना जाता है, उस भर्ती के अंदर आने का जो लक्ष्य था वो कैसे आपने तय किया, उसके बारे में क्या शुरुआत रही, उसके बारे में बताइएगा। सबसे पहले तो जय हिंद दोस्तों, मैं कर्णिपाल सिंह सबसे पहले भाटी सर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आप सबका मार्गदर्शन करूं और आपको गाइड करूं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने ये फॉर्म फिल किया तब इसमें 1 जनवरी 2018 को ये 18 वर्ष पूरे मांग रहा था और एक संयोग से आप कह सकते हो कि 1 जनवरी को ही मेरा डेट ऑफ बर्थ है। तो इसमें मैं फॉर्म फिल करने में बिल्कुल सही रहा। इसके बाद जब मैंने देखा कि मुझे तैयारी करनी चाहिए और मैं थोड़ा फिज़िकली अनफिट था, तो मुझे लगा कि अगर मैं इसमें फ़िट होता हूँ तो लोग फिर मुझे कमज़ोर नहीं कहेंगे। एक यूँ रहेगा कि अगर कोई पुलिस वाला है, उसको अगर सरकार ने ही सेलेक्ट किया है तो फिर हम और आप कौन होते हैं जो उसको अनफिट बोलें या कमज़ोर बोलें। तो उसके बाद फिर मैंने जैसे ही भर्ती निकली मैंने तैयारी चालू की और डेली के मैं 2-2 घंटे पढ़ता, क्योंकि मैं बीटेक का विद्यार्थी रहा था। तो मैंने सेकंड ईयर तक बीटेक की, उसके बाद मैं छोड़ के इधर आया तो प्रतिदिन मैं 2-2 घंटे पढ़ता और ऑनलाइन ही पढ़ता, क्योंकि मैं कोचिंग जाने में तो सक्षम नहीं था वहाँ पे, क्योंकि जब मैं सुबह कॉलेज जाता, शाम को कॉलेज का भी पढ़ना पड़ता और फिर मैं डेली 2-2 घंटे पढ़ता और मोबाइल से ही नोट्स बनाए मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिना कोचिंग वाले विद्यार्थी भी आप सभी इसमें सेलेक्ट हो सकते हो और आप नोट्स बनाओ और नोट्स के बाद आपको कोई 10 गाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप 10 गाइडें पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। सबसे बड़ी बात है कि आप आपके नोट्स बनाओ और फिर आपको कोई भी अच्छा लगता है, आपके पास कोई किताब पढ़ी हो तो उसमें से आपको टॉपिक देख लो कि आपको जो इन सर ने पढ़ाया है उसमें से अगर कुछ कम लगता है आपको कि ये कम है तो आप उसमें ऐड कर लीजिए। और जिस प्रकार आपने तानाजी मूवी देखी होगी, उसके अंदर डायलॉग है कि अपनी बनाई हुई तलवार पर ही हमेशा भरोसा करना चाहिए युद्ध में, उसी प्रकार यही रणनीति आप परीक्षा में भी अपना सकते हैं कि जब भी आप परीक्षा की तैयारी करें अपने ही नोट्सों पर भरोसा करें, क्योंकि आपको पता है कि वही नोट्स आपको लास्ट में सक्सेस दिला सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब लास्ट में समय भी आपके पास बिल्कुल कम है तो आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए कि जो आपका अच्छा पोर्शन है आप उसको और अच्छा करिए और जो आपका कमज़ोर है, आपने एक भी बार नहीं पढ़ा है तो आप उसको स्किप करिए और उसके केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर ध्यान दीजिए कि ये वस्तुनिष्ठ और आपको ये पढ़ने हैं। धन्यवाद दोस्तों।
थैंक यू वेरी मच। आपने बताया तानाजी मूवी से, उस डायलॉग से आप लोग इंस्पायर हुए। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आप ऐसे कई सारे मूवियों के डायलॉग से भी इंस्पायर हो सकते हैं। लक्ष्य मूवी आप लोगों ने देखी होगी। लक्ष्य का गाना है कि लक्ष्य तो हर हाल में पाना ही है। तो अब मैं जो आपके प्रश्न हैं मित्रों, उन प्रश्नों के माध्यम से ही इन टॉपर्स से पूछना चाहूँगा कि कैसे इस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की जो तिथियां अभी अनाउंस हो चुकी है 6, 7 और 8 नवंबर को, उसमें आपको सफलता पानी है। पहला प्रश्न तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज से लगभग 42 दिन रह गए हैं इस एग्ज़ाम में, तो क्या इस कम अवधि के अंदर भी यदि कोई बिल्कुल जीरो से तैयारी करना चाहे तो क्या वो अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएगा क्या? पहला तो प्रश्न यही होगा मेरा आपसे। बिल्कुल सही जवाब है सर। ये काफ़ी लोगों के दिमाग में है, जो जैसे एग्ज़ाम आते ही लोग तैयारी में शुरू हो जाते हैं, ऐसे काफ़ी लोग हैं डेट आने के बाद। तो मेरे बैच में जो 18 वाला बैच गया उसी में भी ऐसे हैं मेरे साथी जो कम टाइम में तैयारी करके लगे हमारे साथ। मतलब आपका कहना है कि ये समय एनफ है, इतना समय में हम पढ़ाई पूरी करके और मतलब फर्स्ट रैंक या और भी अच्छी रैंक भी प्राप्त कर सकते हैं? रैंक तो नहीं ला सकते, लेकिन आप सिलेक्शन ज़रूर ले सकते हो, ये कह सकता हूँ मैं इस तैयारी में। क्योंकि रैंक के लिए तो आपको जो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसमें, बट सब जगह जितना भी पाठ्यक्रम है सब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप सिलेक्शन ले सकते हो इतने टाइम में, ये गारंटी है। अगर दिल से पढ़ो आप और जुनून के साथ पढ़ो, टाइम देते हो आप पूरा उस पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अब सिलेबस को स्मार्ट वर्क करना है, आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, सटीक पढ़ना है, क्या पढ़ना है जो कम पढ़ के ज़्यादा नंबर ला सकता है, टाइम खर्च नहीं करे अपने, और एक सिस्टम से पढ़ना है कि मुझे पेपर सॉल्व भी करने हैं, टाइम मैनेजमेंट को भी देखना है मेरे को आगे। और जैसे जो पार्ट है जिसमें मैं पहले से स्ट्रॉन्ग हूँ, जैसे हर कोई आता है साइंस में आता है 9, 10 उसी का ही आता है, जहाँ तुम्हारा अच्छा है बेसिक अच्छा जमा हुआ है वो आपके हेल्प हो जाएगी। और जो नहीं आता है वो आप इन 40 दिनों में आप कर सकते हो कवर, अच्छा मार्क्स कर सकते हो आप और सिलेक्शन के हो सकता है आपका। थैंक यू। यही प्रश्न मैं सेकंड रैंक होल्डर से पूछना चाहूँगा कि जो ये कम समय बचा है इसमें क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं? जैसे इन्होंने बता दिया कि हो सकता है, वो बात तो आ गई। अब स्ट्रेटेजी कैसे रखना है, कौन सी बातें ज़्यादा फोकस करनी है, कौन सी कम करनी है, या किसको बिल्कुल नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, या जिसको ज़्यादा पढ़े उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल दोस्तों, ये मेरे साथ ही हुआ है, तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जिस टाइम भर्ती निकली थी और लास्ट 2 महीने बाकी थे परीक्षा में, डेट आई थी, तब मेरा राजस्थान ही क्लियर था। आप मानेंगे नहीं, ना मेरी इंडियन हिस्ट्री भी कुछ क्लियर थी और ना मेरी इंडियन ज्योग्राफी क्लियर थी। इंडिया का मेरे को कुछ भी नहीं आइडिया था। मेरे को केवल मेरी साइंस अच्छी थी, मेरी रीजनिंग अच्छी थी और मेरी राजस्थान पे कमांड था। तो केवल मैंने लास्ट के 45 दिन में, शुरुआत के 15 दिन जो मेरे को सर का सबसे इंस्पायरिंग चीज़ लगी कि आपने मॉडल टेस्ट या टेस्ट सीरीज़ चालू की। टेस्ट सीरीज से दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि आपका अच्छा पोर्शन कौन सा, आपका खराब पोर्शन कौन सा, आपको किस जगह मेहनत करनी है और किसको अच्छा है तो उसको और अच्छा करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जो आपका अच्छा पोर्शन है अभी आप उसको कवर करिए। पहले आप 15 दिन की टेस्ट सीरीज़ कोई भी ज्वाइन कर दीजिए या फिर मॉडल पेपर ले आइए। अगर आप सक्षम नहीं, आप गाँव के विद्यार्थी हैं तो मॉडल पेपर को सॉल्व करिए, 2 घंटे का टाइम दीजिए और आपको पता चल जाएगा 15 पेपर में कि आपका ये पोर्शन सही है, तो आप उसको और अच्छा तरीके से प्रिपेयर करिए। और आपका जो पोर्शन अच्छा नहीं है, जैसे मैं स्वयं का बताऊँ, मेरी न इंडियन हिस्ट्री अच्छी थी, न इंडियन ज्योग्राफी अच्छी थी, केवल मेरी साइंस सही थी और 12 प्रश्न आए थे दोस्तों साइंस के और मैंने 11 सही किए थे। उसमें भी मेरा एक नेगेटिव चीज़ ये रही कि मैं इंग्लिश माध्यम का विद्यार्थी था और पेपर केवल 2018 वाला हिंदी में आया था, तो केवल थोड़ा उसको कन्वर्ट करने की वजह से मेरी एक गलती हुई। और सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ मैं, आप एक नेगेटिव अटेम्प्ट मत कीजिए। आप तुक्का लगाते हैं कि मैं ये करूँ और मेरे रैंक और अच्छी हो जाएगी। आपको रैंक लाना इसमें कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने 79 क्वेश्चन अटेंड किए थे। मेरी कोई कोचिंग नहीं थी, मेरे को किसी सर ने गाइड नहीं किया था, तो मुझे पता था कि मेरे को जितने आते इतने ही सही करना है। अगर मैं कोचिंग जाता तो कोई और कहता, कोई 10 लोगों से आप बात करते हो, 10 लोग आपकी अपनी अपनी राय बताते हैं। तो मैंने 79 अटेंड किए दोस्तों और मेरे 77 सही निकले। सबसे बड़ा मेरा कारण सेलेक्ट होने का यही है। आप भी सब 40% मार्क्स तो आराम से ले आएंगे, लेकिन उसके बाद जब नेगेटिव काउंट होंगे तब आप पीछे हो जाएंगे, वापस उस 40% से आप बाहर हो जाएंगे। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि नेगेटिव अटेंड मत कीजिए, अगर जो आपको आता है वो बिल्कुल अटेंड कीजिए। धन्यवाद। इस प्रश्न का कंक्लूजन में जो मुझे इन दोनों टॉपर्स से जवाब आया है, वो 2-3 बिंदुओं में मैं स्टूडेंट्स आपको कहना चाहूँगा। पहला तो ये जो सर ने बताया था कि इसके 45 दिन के अंदर केवल और केवल आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो आपको अधिक मार्क्स दिला सके। आपको कम समय के अंदर वो चीज़ें ज़्यादा पढ़नी चाहिए जो ज़्यादा आपको स्कोरिंग हो। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है आपको। और दूसरा, जैसे इन्होंने बताया कि मॉडल टेस्ट पेपर पर आपको अधिक से अधिक बल देना है। जितना ज़्यादा आप लोग
मॉडल पेपर के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आप अपना नेगेटिव और पॉजिटिव पक्ष पता कर पाएंगे कि कहाँ आपकी कमजोरी है। और तीसरी बात इन्होंने जाते जाते एक ये भी बता दी थी कि नेगेटिव ज़्यादा अटेंड नहीं करने हैं, जितना हो सके आपको जहाँ पे आप श्योर हो वही प्रश्न अटेंड करने। ये पहले प्रश्न का कंक्लूजन जवाब है। एक और बात कहना चाहते हैं, वो सुनिएगा आप। अभी है कि 45 दिन रहे, अब आप जीके पढ़ने जाओगे, जीके अनंत है, ठीक है। आप 45 दिन में पूरा नहीं कर पाओगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, कोई नहीं कर पाएगा। जीके अथाह सागर, जीके पूरा अथाह सागर लंबा चौड़ा है, ठीक है। अब रीजनिंग को पकड़ो, रीजनिंग आपके 30 नंबर की है, सबसे बड़ा पोर्शन वही है। उसमें आप 25+ नंबर लाने की कोशिश करो और ला सकते हो बिजी। रीजनिंग में कुछ भी नहीं, एक्स की जगह वाई हो सकता है, डिजिट चेंज हो सकते हैं, लेकिन वही है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद साइंस है, साइंस में आप पूरे मार्क्स ला सकते हो। जैसे बताया कर्णिपाल सिंह जी ने, मैं पूरे मार्क्स लाया, मैं भी पूरे मार्क्स लाया था उसमें। साइंस, रीजनिंग, कंप्यूटर है, ऐसे ही पकड़ो छोटी छोटी सब्जेक्ट जिसमें पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं। और जीके में क्या है कि पूरे पेपर में कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें 5-10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मेरे को भी नहीं आते हैं, किसी को नहीं आते, और जो आएगा वो सबको आएगा, ऐसा होता है जीके में, मैंने देखा है। जैसे आर्थिक स्तर के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो नए आंकड़े रहते हैं, वो दिमाग में नहीं रहते, भले आप पुरानी तैयारी करो, नई तैयारी करो, उनको सब याद नहीं रहते। अपन कहना ये चाह रहे कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो छोड़ने के लिए होते हैं, उनको छोड़ना ही अपने आप में मतलब एक सही करने जैसा ही है। हाँ, क्योंकि अपने को कोई भी 100 में 100 नहीं ला सकता कंपटीशन एग्जाम में अपन, और अपने को लाना भी नहीं है, अपने को सिलेक्शन लेना है। अगर इन 45 दिनों को अगर सही उपयोग करना है, सिलेक्शन लेने वाला, और जो तैयारी कर रहा है वो बिल्कुल नंबर लाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। धन्यवाद आप सभी का, दोनों का। दूसरा प्रश्न आप व्यूअर्स, मैं आपके माध्यम से इनको पूछना चाहूँगा, शुरुआत वापस आपसे ही करूँगा कि जो इस बार आपको पता है कि पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। लास्ट बार एग्जाम के अंदर 120 क्वेश्चंस थे और इस बार जो एग्जाम आएगा उसमें 150 क्वेश्चंस हैं। 2 घंटे का आपके पास समय होगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट का कितना महत्व रहता है, वो आप व्यूअर्स को बताइए। कौन से प्रश्न पहले हल करने हैं या किसी विशेष भाग को पहले हल करना है, किसको बाद में करना है, उसके बारे में आपका क्या विचार है, वो दर्शकों को बताइएगा। बिल्कुल सही, ये सबके लिए होता है। मेरे पे फ़ोन भी आते हैं, पूछते हैं कि उस टाइम क्या करते हैं। मैंने काफ़ी दोस्तों को पहले भी बताया और आज फिर बता रहा हूँ कि सब खेल वो 2 घंटे का है। आप कितने टाइम पढ़े, क्या है, वहाँ देना है आपको, पूरा 2 घंटे में पूरा देना है आपको वहाँ पर। तो यहाँ कभी कभी पेपर टफ आ जाते हैं, उसमें हफा खो देते हैं कि पेपर टफ आ गया। टफ है तो वो सबके लिए टफ है, अपने अकेले के लिए नहीं है। तो मेरिट ऐसे ही कम जाएगी, वो दिक्कत नहीं है। अपने को हवा नहीं खोना वहाँ पर, अपना जो स्ट्रॉन्ग पावर है वहाँ पर हर किसी बच्चे के एक सब्जेक्ट रहती है, 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट जिसमें वो कमांड अच्छी रहती है, उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है, उनको पहले करिए, फिर कॉन्फिडेंस आएगा आपका। कॉन्फिडेंस नहीं खोना वहाँ एग्जाम में। 2 घंटे मेरे को करना, ये पेपर है, मेरे को होना, यूँ रखना, तो आपको ज़रूर उसमें अच्छी कामयाबी हासिल होगी। जैसे रीजनिंग है, उनको बाद में करो क्योंकि वो टाइम खा जाती है और फिर आपको जो आता है वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हो आप। तो पहले आप जीके के क्वेश्चन सारे कर लो और फिर रीजनिंग करो तो अच्छा है मेरे हिसाब से। और जैसे टिक्स कर रहे हो, जब अपने राइट किया, ओमर शीट में तुरंत टिक कर दो, फिर बाद में टिक करने जाते हो और एक अल्फ़ाबेट गलत हो जाता है तो पूरे सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये मिस्टेक कहीं के साथ हुई है, मेरे साथ ही जो तैयारी करे तो उनके साथ भी हुई थी। तो ये मोटा मोटी ध्यान रखो, अच्छी बात है। थैंक यू। यही प्रश्न मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि एग्ज़ाम हॉल में टाइमिंग का क्या महत्व रहता है। बिल्कुल, मेरे साथी नागेंद्र सिंह जी ने बताया कि आपको सबसे पहले तो रीजनिंग लास्ट में लेनी है क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम कंजम्पशन जो है वो रीजनिंग ही लेती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यही कि आप मॉडल पेपर सॉल्व करिए, आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आप अगर 15 दिन आप खुद आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, कोई भी आप मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा ऊपर से कि मेरा क्या अच्छा है, मेरा क्या खराब है, मेरे को कौन सी सब्जेक्ट पहले लेनी है। तो मैं पूरा पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, 150 क्वेश्चन पूरे मेरे को अटेंड करने हैं। तो पूरे अटेंड में से भी वही करने जो आपको श्योर हो आपकी ये आंसर है। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप मॉडल पेपर करेंगे आपको स्वयं को अनुमान हो जाएगा। अगर मैं कहूँगा, अगर कोई और थर्ड पर्सन आपको कह रहा है तो आप उसके बारे में केवल सुन सकते हो, लेकिन आपका जो सेल्फ एक्सपीरियंस है वही आपको आगे ले जाएगा। तो आप मेरे हिसाब से मॉडल पेपर या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए 15 दिन की, उसके बाद आपको सब कंफर्म हो जाएगा कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है उसके बाद आपको। छोटे उस्ताद, एक प्रश्न पूछूंगा आपसे कि आपने दोनों प्रश्नों के अंदर केवल मॉडल पेपर को ही मतलब वरीयता दी है, क्या वास्तव में मॉडल पेपर को इतना ज़्यादा सॉल्व आपने खुद पर्सनली किया था क्या? बिल्कुल सर, मैंने खुद ने ही मॉडल पेपर के हिसाब से ही मेरा जो सिलेक्शन है वो आज मैं मानता हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कि मेरा राजस्थान क्लियर है, मुझे इंडिया में नहीं आता, मेरा साइंस क्लियर है। तो उसी चीज़ को अब आप 45 दिन बचे, अब आप वापस नया पढ़ेंगे तो आप जैसे कोई घर बना रहे हैं तो आप नींव खोदोगे, फिर नींव भरोगे, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर बनाओगे, काफ़ी टाइम लगेगा। अगर कहीं ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है तो उसको फर्स्ट फ्लोर बनाओ तो और जल्दी प्रिपेयर होगा और आपको मेहनत भी कम लगेगी, क्योंकि आपका शुरुआत का उसमें बेसिक जो है, प्राइमरी चीज़ जो है वो आपकी क्लियर है। बिल्कुल सर, यही बताना चाहता हूँ।
मैं एक प्रश्न और, लगभग कितने मॉडल पेपर आपने अटेंड किए होंगे बेसिकली, यदि याद हो कुछ तो बताइए। बेसिकली सर मैंने 20 मॉडल पेपर अटेंड किए, 20 में आपको पता चल जाता है। और सर तो अभी जो टेस्ट सीरीज चलाई है वो 31 दिन की चलाई है, तो मेरे हिसाब से शायद यहाँ के विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए जो नए तैयार हो रहे हैं राजस्थान पुलिस के लिए, उनके लिए सबसे सुनहरा मौका है कि 31 दिन में आप अपने आप को ध्यान कर लीजिए कि मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता। और सबसे बेहतरीन तरीका है 2 घंटे दिन में आपको निकालना है, बाकी आप फ्री हो टाइम। तो सबसे बेहतरीन यही है कि अगर आप गाँव में भी है तो आप मॉडल पेपर सॉल्व करिए, तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है आपको उसका। थैंक यू। 2 प्रश्न के जवाब दोनों युवाओं से सुने हमने। कोविड जैसी भयंकर महामारी का समय मित्रों चल रहा था, 6 माह का समय बीता जो एग्ज़ाम में पढ़ने का होता है। मैं कहना चाहूँगा कि आप उसमें कॉन्फिडेंस नहीं खोएं और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। इसके लिए मैं एक प्रश्न दोनों युवाओं से पूछना चाहूँगा कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और पहली बार आपके कानों में जब ये सूचना मिली कि आपने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है पूरे क्षेत्र में और आपने पूरे क्षेत्र के अंदर सेकंड रैंक प्राप्त की है, वो आपका अनुभव कैसा था, वो खुशी कैसी थी, वो लम्हा जो आपने जिया है इसको व्यक्तिगत रूप से, उसके बारे में जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको बताएं, जिससे कि वो मोटिवेट हो सकें और इस एग्ज़ाम को पूरे तन मन से कर सकें। हाँ बिल्कुल, मैंने 1 नंबर से रहने का दुख भी देखा है और 1 नंबर पर आने की खुशी भी महसूस की है। ठीक है, काफ़ी अच्छा पल रहता है वो। सबसे ज़्यादा वो थी अपने पे जो उम्मीदें करके बैठते हैं, ये कुछ करेगा, तैयारी कर रहा है, उनके लिए अच्छा है। आप अगर फर्स्ट रैंक लाते हो या टॉप आते हो तो और भी ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि आपका नाम हर जगह आता है, आपसे मतलब मोटिवेशन होते हैं लोग बाद में भी और पूछते रहते हैं, तो वो मज़ा ही कुछ और है। उसके लिए अपन अभी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये 45 दिन है, उस गेम को आपको खेलना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक तो महामारी भी चल रही है, बीमारी चल रही है, आपको स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना है, आपको उस रखते हुए तैयारी करनी है। काम भी है, आप सब ग्रामीण लोगों से खूब यहाँ है जो काम भी है उनके लोगों के, और जो आजकल IPL वगैरह वो भी आ रहे हैं, अगले साल फिर आएंगे, देख लेना। इस बार आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो 2 सालों से, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, अच्छा मौका है आपके पास, मैं बता रहा हूँ। इन दिनों 45 दिनों में आप पूरा फोकस कीजिए, बिल्कुल आप फोकस करके तैयारी करते हो, रणनीति के साथ पाठ्यक्रम को सही देखते हो तो आपका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। यही प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि उस 18 साल की एज के अंदर जब आपके कानों में ये सूचना पड़ी या आपने खुद रिजल्ट देखा, वो भी थोड़ा व्यक्तिगत रूप से बताना कि आपको पहली फीलिंग कैसी आई जब आप बेरोजगार से एक कदम आगे पूरा रोजगार प्राप्ति, वो भी गवर्नमेंट जॉब, वो आपको मिला, तब आपके मन में क्या फीलिंग आई, उस फीलिंग को शेयर करिएगा। बिल्कुल सर, खुशी तो बहुत होती है जब आपके माँ और बाप दोनों खुश होते हैं और सभी को बताते हैं कि मेरा बच्चा इसमें उत्तीर्ण हुआ है और अब वो एक सरकारी सेवा में लग गया है। और आपके गांव वाले, आपके रिश्तेदार सभी बताएंगे आप दूसरे को कि ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भाणेज है, ये मेरा नातिन है, सब हर कोई आपके बारे में बताएगा कि ये मेरा रिलेटिव, और आपसे रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा कि ये सेलेक्ट हुआ है, ये मैं इसको पहचानता हूँ, या ये मेरे गाँव का है। और सबसे बड़ी आपको खुशी तब होती है जब कोई थर्ड पर्सन किसी फोर्थ पर्सन के सामने आपके बारे में बताता है कि ये सेलेक्ट हुआ है और ये। और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, अगर इसको करने के लिए आपको सपना देखना पड़ेगा। आपको सपना ये देखना पड़ेगा कि मैं वर्दी में कैसा दिखूंगा, मैं वर्दी में कहीं जाऊंगा, मैं चश्मे लगाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं आपकी जो भी सपना है आपका कि मैं इस प्रकार से रहूंगा, तो वही जो आपका सपना है उसी के पीछे आपको दौड़ना है, तैयारी करनी है, और फिर ही वो सपना पूरा हो सकता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। धन्यवाद, दोनों टॉपर्स का मैं धन्यवाद दूंगा। एक और मैं व्यक्तिगत प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका रोल मॉडल कौन है? यदि आप टीचर्स किसी से सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुए, या माता पिता से हुए, क्या गुरुजन से हुए, या कोई और दोस्त साथी से हुए जो पहले सेलेक्ट हो चुका है, कोई ऐसा रोल मॉडल जिसने आपके जीवन के अंदर अत्यंत ठोस रूप से उस प्रेरणा को जगाया कि आप कर सकते हो और आपको करना ही है, चाहे वो आपकी कोई महिला मित्र वगैरह वो भी हो सकती है, तो बी फ्रैंक, वो भी बातें आपको शेयर करनी है, प्लीज़ बताइएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, महिला मित्र तो नहीं है, उनसे दूरी रहो तो ही अच्छी बात है। मेरे सबसे अच्छा यूँ था कि शुरुआत से ही मैं स्कूल टाइम से ही स्पोर्ट्समैन, उसमें ज़्यादा वो करता था, एक्टिविटी थी मेरी, तो वहाँ से मेरे फैशन से लग गया था कि मुझे पुलिस में जाना है। छोटे होते थे जब हम गुंडा और चोर वाला चोर पुलिस का गेम खेलते थे, उसमें भी मैं पुलिस का रोल करता था अक्सर। आज भी मेरे दोस्त मिलते थे, मुझे कहते कि तब भी तू पुलिस का ही रोल करता था, और आज भी पुलिस में गया। सपना था मेरा शुरुआत से, मुझे खाकी पसंद थी। और सबसे ज़्यादा मैं हिमांशु सिंह राजावत जो CI है उनका फ़ैन हूँ सबसे बड़ा, उनकी स्टाइल अच्छी लगती है मुझे, उनको देखकर मुझे पुलिस में जाने का और भी उत्साहवर्धन हुआ और मैं जाऊंगा यूँ, मेरे को सोच लिया था मैंने। थैंक यू। यही प्रश्न आपसे। बिल्कुल,
मैंने पहली बार मैं एक थाने में गया था, मेरी होम थाना था, तो मैंने वहाँ पे देखा कि एक चोर था और उससे पूछताछ कर रहे थे और उसको बता रहे थे कि तूने ये क्यों किया। तो मैं काफ़ी उस पर इंस्पायर हुआ कि ये एक समाज सेवा है। तो फिर मैंने वहाँ पर देखा और उसके बाद मैंने हमारे यहाँ एक अजय सिंह जी राव करके सीआई साहब हैं हाल, वो शुरुआत में एमबीसी कांस्टेबल थे और उसके बाद भी उन्होंने मेहनत की और वो फिर सब इंस्पेक्टर रैंक पर आए और अभी गैलेंट्री प्रमोशन लेके आप सीआई बने। तो मैंने उनको काफ़ी देखा और उसके बाद मेरे स्वयं के मामूसा का लड़के जो हैं वो शुरुआत में कांस्टेबल थे, फिर वो एलडीसी बने, फिर वो 3rd ग्रेड बने और लगातार प्रयास करते रहे और वो आज वो भी सब इंस्पेक्टर हैं बांसवाड़ा ज़िले में। तो एक मैं उनसे भी इंस्पायर हुआ कि पुलिस में जाना चाहिए और पुलिस से आपको इतना बेनिफिट है और आपकी लोग इज्जत करते हैं और बाकी यही सारी बातें आ जाती है। जो आपका सपना है आपको उसके पीछे दौड़ना है, तभी आपका वो सपना पूरा होगा। अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूँगा व्यूअर्स की तरफ से दोनों युवाओं को कि आपने जो शुरुआती सफलता तो दोनों ने प्राप्त कर ली है, आप लोग सफल हो चुके हैं, पूरे जीवन भर आपको गवर्नमेंट का जो टैग था वो दोनों पर लग चुका है, लेकिन अभी उम्र बहुत कम है आपकी, है ना, अभी काफ़ी उड़ान बाकी है, आसमां पूरा आप लोगों के लिए पड़ा है। आपका जो अंतिम लक्ष्य के सर मैं उस सर्विस में और जाना चाहता हूँ, वो आपका अंतिम लक्ष्य जीवन का क्या है, वो सर्विस के बारे में बताइएगा। बिल्कुल सर, तैयारी कर रहे हैं, अभी भी तैयारी छोड़ी नहीं है, भले टाइम नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी रोज़ की रोज़ तैयारी कर रहे थे, क्योंकि मेरा सपना है कि मेरे वर्दी पे सितारे लगाने, सबसे बड़ा सपना है मेरा। वर्दी तो आ गई है, बस अब सितारे लगाने बाकी है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कब एग्ज़ाम आए और मैं अपनी तैयारी पे जोर लगाऊँ और कब सितारे लगाऊँ। थैंक यू। सितारों की जगह अगर अशोक स्तंभ लग जाए तो कैसा फील करोगे? बिल्कुल अच्छा और अच्छी बात है, तैयारी तो करेंगे, आगे भी शुरू है, लेकिन सितारे पहले लगे फिर अशोक स्तंभ भी लगेगा, नो डाउट, उसकी भी तैयारी कर ही रहा हूँ मैं, सब कुछ साथ में चल रहा है अभी। यही मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि ड्रीम जॉब कौन सा है आपका, इसके बाद अगली पड़ाव कौन सा है जहाँ पे आके आप रुकना चाहते हो? बिल्कुल सर, इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कई मोड़ अभी बाकी हैं, ज़िंदगी में कई उड़ानें अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो अभी भी मैं लगातार प्रयासरत हूँ कि जो भी पेपर आता है वो आप दीजिए, भले ही वो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो या नहीं हो, भले एसटीसी का पेपर आता है, भले ही पीटीटी का पेपर आता है, भले ग्राम सेवक का पेपर आता है, कोई भी पेपर आता है तो आप उसको दो, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और लगातार निरंतर प्रयास करते रहो, क्योंकि निरंतर प्रयास करने वाला जो व्यक्ति है वो कभी हार नहीं सकता है। भले उसको सफलता मिलेगी, सफलता लेट मिलेगी, आपके हर किसी के जीवन में समस्या होती है, आज आपके जीवन में कुछ समस्या है, कुछ मेरे जीवन में समस्या है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जो समस्या है वो ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती की तरह होती है कि थोड़ी देर आप संयम बनाए रखो और हौसला रखो और तैयारी करते रहो, तो अपने आप वो हरी हो जाएगी और आपको आगे जाने का मौका मिलेगा और आप सफल होंगे। भले ही आप आज नहीं तो आप 3 साल बाद सफल होंगे, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस लगातार प्रयास करते रहिए, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं। अगर आपका सपना है कि मेरे को ये पूरा करना है तो इस भर्ती में नहीं तो अगली भर्ती में, अगर इसमें आप बैड लक रहते हैं तो इस उसमें नहीं और अगली में, लेकिन सफलता आपको जरूर मिलेगी, भले ही वो कोई भी फील्ड हो। वह पद कौन सा जिस पे आप अंतिम रूप से जाना चाहते हैं? वही वापस प्रश्न दोहराऊंगा, उस प्रश्न का जवाब दीजिए आप। बिल्कुल सर, लास्ट पद मैं चाहता हूँ कि मैं आरपीएस सेवा में जाऊँ और इसी प्रकार पुलिस में जैसे हूँ वैसे ऊपर के पद पे जाके आज अगर मेरे पास कोई बीट है, कोई गांव है, मैं उसको सुधार सकता हूँ तो फिर मैं पूरा एक सीओ सर्कल मतलब आधा जिला संभाल सकता हूँ कि आधे जिले में क्या करना है क्या नहीं करना है, लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और सबकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। आधा जिला क्यों, पूरा जिला संभाल नहीं पाओगे क्या? बिल्कुल सर, संभाल पाएंगे, लेकिन जो सपना आप देखते हो वही आप सपना पूरा कर सकते हो। इसी प्रकार मैं बताना चाहता हूँ, हमेशा आप सपना बड़ा देखिए कि अगर मैं देख रहा हूँ मैं आरपीएस का सपना, मैं आईपीएस नहीं बन सकता हूँ, वो पेपर मैं नहीं निकाल सकता हूँ, पहले आपको सपना देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका वो सपना पूरा होगा। थैंक यू दोनों युवाओं की तरफ से जो मोटिवेट मिला आप सभी व्यूअर्स को, उसके लिए मैं दोनों रैंक होल्डर्स का मैं एक बार फिर आभार व्यक्त करूँगा। एक अंतिम प्रश्न मैं और पूछना चाहूँगा कि जो अभी स्टूडेंट्स इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद पटवारी का एग्ज़ाम भी है और भी जो है तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए एक मैं ये प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि सेल्फ स्टडी एक तो होती है और एक दूसरा किसी गाइडेंस में पढ़ाई होती है, तो उसके लिए आप किसको बेटर मानेंगे? उस संदर्भ में थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करिए कि यदि सही राह मिल जाए, एक ऊपर कहने वाला हो कि आप ऐसे ऐसे करिए और ऐसे ऐसे आगे बढ़िए, तो उस संदर्भ में आप बच्चों को गाइडेंस को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इन परीक्षाओं की सफलता के लिए? हाँ, ज़रूरी है, गाइडेंस तो ज़रूरी है, क्योंकि उनको अनुभव होता है उस चीज़ का, उस पेपर का, तो आपको गाइड करेंगे तो अच्छा है, आपको मालूम चल जाएगा कि मुझे इस प्रकार पढ़ना है, मेरे में ये क्वेश्चन आएंगे, ये सिलेबस है। थोड़ा एक बार तो कोचिंग से गाइड लेनी ज़रूरी है, फिर आपने एक बार गाइड ले ली उसके बाद आप सेल्फ तैयारी कर सकते हो, कोई शक नहीं है उसमें, लेकिन एक बार कोचिंग ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कोई बड़ा एग्ज़ाम हम लोग टारगेट करते हैं
और उस बड़े एग्ज़ाम में कोई भी कोचिंग का मैं नहीं कहता, कोई पर्टिकुलर आप टीचर वगैरह से गाइडेंस यदि आपको मिल रही है तो उस लक्ष्य को पाना कितना सरल हो जाता है या मुश्किल रहता है, उसके संदर्भ में आपके क्या पर्सनल व्यूज़ है वो बताइए। बिल्कुल, मैं यही बताना चाहता हूँ, भले ही मैं कांस्टेबल के एग्ज़ाम में बिना कोचिंग के पास हुआ, लेकिन गाइडेंस मेरे पास था 3 से 4 जनों का। मैं लगातार पूछता रहता था, ये मेरा हो गया, ये पोर्शन बाकी है, आगे कैसे करना है। तो अगर आपके पास गाइडेंस है तो आपका मार्गदर्शक है, आपको मार्ग बता रहा है, आपको इसी पे चलना है, तो आपको पता है कि मैं सही जा रहा हूँ। अगर आप कोई मार्गदर्शन नहीं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं और आपको पता है कि सिलेबस से थोड़ा बाहर जा रहा है, तो सबसे बड़ी चीज़ है मार्गदर्शन की। आप किसी से भी ले, आपके पिताजी हो, आपका भाई हो बड़ा, आपके कोई रिलेटिव हो, या फिर आप कोचिंग के अध्यापकों से, लेकिन मार्गदर्शन लेना जरूरी है। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर सर्वोदय अकादमी की पूरी टीम की तरफ से फर्स्ट रैंकर नागेंद्र सिंह राव और सेकंड रैंकर कर्णिपाल सिंह का मैं आप हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने अपने इस बिजी शेड्यूल के अंदर समय निकाला हमारे लिए और बच्चों को मोटिवेट किया। थैंक यू वेरी मच आपका। अंत में मैं सर्वोदय अकादमी का प्रधान निदेशक होने के कारण मैं ये भी इन दोनों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके आसपास के कोई भी जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी इस परीक्षाओं के माध्यम से जूझ रहे हैं, यदि आप उनको यहाँ पे हमारे यहाँ रिकमेंड करोगे तो उनको आपके रेफरेंस के आधार पर पूर्ण रूप से गाइडेंस में हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। जैसा कि मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अभी हमने इस 45 डेज़ के अंदर जो बच्चों के लिए जो प्लान किया है उसमें टेस्ट सीरीज़ की है और टेस्ट सीरीज़ के साथ हमारी जितनी भी फैकल्टियाँ हैं वो भी 24 घंटे के लिए यहाँ पर रहेगी और 24 घंटे निःशुल्क लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चों के साथ खड़े रहकर उनको अध्यापन का कार्य करवाएगी। तो आप भी उसमें सहयोग पूर्ण रूप से करोगे ऐसा मेरा विश्वास है। और आप जो सभी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं इस चैनल को, तो आपने अभी तक यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को आप लोग अपने और भी जो चाहने वाले हैं उन तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।